नमस्ते, मैं निशा तिवारी, कक्षा 8वीं, विषय इतिहास और प्रकरण है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने किया? असहयोग आंदोलन गांधी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ 1920 से लेकर 1947 तक। इसे गांधी युग कहा जाता है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कार्य गांधी जी के हाथों में आ गया और गांधी जी ने इस सत्याग्रह में कैसे आए और इस सत्याग्रह कैसे शुरू किया पहले वो देखेंगे। गांधी जी सर्वप्रथम 1893 में दक्षिण अफ्रीका में वकालत हेतु गए। वहां गए और वहां देखा कि जो भारतीय वंशज के जो लोग थे, वहां पे भारतीय वंशज के लोगों पे बहुत अत्याचार होता था। उन्हें अपमान का दर्जा दिया जाता, उन्हें उचित स्थान नहीं था, जिसके कारण वहां पे वर्णभेद था और भारतीयों को काले लोग या अश्वेत वर्णीय लोग कहते थे, जिसके कारण और उन्हें वहां पे अच्छा व्यवहार नहीं था, जिसके कारण गांधी जी ने वहां आंदोलन किया, असत्य का सत्याग्रह किया और भारत को फिर वहां भारतीय लोगों को न्याय मिला। तत्पश्चात 1915 में गांधी जी ने अपनी वकालत पूर्ण करके भारत लौटे और वहां उन्होंने भारतीय की व्यवस्था देखी, भारत की जो समाज व्यवस्था देखी, जिसमें वो दिख रहा था कि अंग्रेज हस्ताक्षर के कारण भारत के जो किसान है, भारतीय लोगों पे काफी जुल्म और अत्याचार हो रहा था। उनकी दीन और दरिद्रता, उनका दुख देखे गांधी जी ने राष्ट्र सेवा का व्रत धारण किया और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में रहने लगे और वहां से उन्होंने अपना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किया और उसकी नींव रखी। सबसे पहले गांधी जी का हम देखेंगे कि उन्होंने कौन सत्याग्रह के दर्शन, उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्याग्रह। गांधी जी के अच्छा सत्याग्रह क्यों किया और क्या कारण था? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करो पर बिना किसी हिंसा के और बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी युद्ध के। अब इसका उन्होंने उदाहरण आचरण सत्याग्रह किया और जिसके तहत जिसमें अनशन होता है, रैली होती है, उपोषण होता है, आदि सब किया। सर्वप्रथम देखेंगे चंपारण। गांधी जी का सत्याग्रह देखेंगे, उसमें सर्वप्रथम सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण ये बिहार में एक जिला था और वहाँ पे नील की अंग्रेजों द्वारा वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी, उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और मन चाहे दामों पे ही उन्हें वो बेचने, जो अंग्रेज जो कीमत तय करती थी उसी कीमत पे उन्हें मजबूरन ये नील बेचनी पड़ती थी। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और जिसके कारण वहाँ के जो किसान मजदूर थे उन्हें इस जबरन की जाने वाली नील की खेती से छुटकारा पाया। तत्पश्चात दूसरा सत्याग्रह किया खेड़ा सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्यों किया गया? क्योंकि लगान अधिक था। गुजरात का एक खेड़ा जिला है। वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे बहुत समय से सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, परंतु फिर भी अंग्रेज सरकार उनसे जबरन लगान लेती थी, जिसके कारण वहाँ की जो जनता थी काफी त्रस्त थी। तो गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह, अनशन और उपोषण किया, जिसके कारण कब किया इन्होंने 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह किया, जिसके कारण वहाँ के अंग्रेजों को इन किसानों का अल्पावधि के लिए ही लेकिन जो लगान है वो माफ किया। इसके बाद
पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद में एक श्रमिक सत्याग्रह भी किया, श्रमिक आंदोलन भी किया। अहमदाबाद में एक श्रमिक सत्याग्रह किया। वो प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि मांगी, परंतु मिल मालिकों ने इस मांग को ठुकरा दिया। गांधी जी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे। अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों को वेतन में वृद्धि हुई। अर्थात जब श्रमिकों की वृद्धि, जिसके कारण श्रमिकों को वेतन में वृद्धि मिली। ये गांधी जी के आंदोलन हुए और इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी ने और नील ये सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह, नील सत्याग्रह किया, जिसमें खेड़ा सत्याग्रह किया और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन किया। इसके बाद जो एक रोलेक एक्ट नाम का एक कानून हुआ था, उस कानून के लिए भी सत्याग्रह किया गया, उस कानून को हटाने के लिए। रोलेक एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध सत्याग्रह के विरुद्ध सत्याग्रह। तो देखेंगे सत्याग्रह रोलेक एक्ट के कानून क्या था। अंग्रेज जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनको इससे ये लगा कि भारतीय लोगों की जो स्थिति वो सुधरेगी और नया कानून बनेगा जिससे भारतीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके भारतीय जो वहाँ की कंपनी थी भारतीय ने, अंग्रेज सरकार ने उत्तरदायी वस्तु के बढ़ते दाम और करों में वृद्धि हुई आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता चला गया और अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी नामक रोलेक नामक अधिकारी को अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे रोलेक एक्ट कानून कहा जाता है। इस कानून के अनुसार जो भी भारतीय थे उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के बंदी और न्यायालय में बंदी बना दिया जाता था और न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता था। इस कानून को गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की और 6 अप्रैल 1919 को रोलेक एक्ट कानून विरोध दर्शाने के लिए देशभर से हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने आह्वान का किया जिसके कारण फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। जब इस रोलेक एक्ट को कानून का सत्याग्रह हुआ तो रोलेक एक्ट के विरुद्ध की घोषणा की गई, लेकिन इस आंदोलन ने पंजाब में प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। सरकार के दमन तंत्र का प्रारंभ हुआ। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया और जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित का आदेश लागू किया। अमृतसर में हड़तालें करने के लिए विषय में सत्यपाल जी को और सैफुद्दीन किशोर जैसे नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस घटना की निंदा हेतु 13 अप्रैल 1919 को एक अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक रैली का और एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में काफी 1300 से अधिक लोग आए हुए थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे और सभी थे। जालियांवाला के मैदान में बाहर जाने का एक ही सफर मार्ग था। उस मार्ग को बंद किया गया और बाद में जो एकत्रित लोग थे और जो लोग थे उन बिना किसी सूचना से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बंदूकों के 1600 चक्र चलाए गए और बाद में गोलियां समाप्त होने के बाद गोलीबारी बंद हुई। इस नरसंहार में कम से कम 400 से भी अधिक स्त्री और पुरुष मारे गए, अगणित लोग हताहत हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद कर्फ्यू भी घोषित किया गया और घायलों को जिसके कारण तुरंत उपचार नहीं मिला और काफी लोगों की मृत्यु हो गई। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर दिया गया और सरकार ने अगणित लोगों को जेल में बंद किया। इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा हुई और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सरकार उपाधि भी
उपाधि का त्याग किया। आगे चलकर भारतीयों ने इस हत्याकांड की मांग की जांच की। तत्पश्चात उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर उसके खिलाफत आंदोलन किया। जब ये रॉलेट एक्ट खत्म हुआ, ये गांधी इसके बाद हुआ। आज हमने क्या देखा, रॉलेट एक्ट देखा, और इसके बाद गांधी जी का हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने और एक हिंदू मुस्लिम दोनों एक खिलाफ, ये हिंदू मुस्लिम एक ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इन्होंने इस सत्याग्रह गांधी जी ने मिलकर किया, जिसमें जो खलीफा थे, मुस्लिम समाज के खलीफा थे, उनको राजा घोषित नहीं किया गया था, जिसके कारण गांधी जी और मुस्लिम लोगों ने मिलकर ये आंदोलन किया, जिसके कारण भारत में एक ये जातीय और सांप्रदायिक एकता वाला एक आंदोलन था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, गांधी जी की असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि सरकार को इसमें गांधी जी की नीति थी कि जो भारतीय असहयोग आंदोलन में गांधी जी की ये नीति थी कि उनकी नीति असहयोग आंदोलन से पीछे गांधी जी की ये धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता था। यदि भारतीय शासन के साथ संपूर्ण असहयोग करते तो उनका शासन धराशायी हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान दिया और 1920 को असहयोग आंदोलन किया गया। जो उसमें 1920 में इसका अधिवेशन बुलाया गया और यह असहयोग आंदोलन। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालय, न्यायालय और विदेशी वस्तु, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और इस असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1920 में जिसका मोतीलाल नेहरू, चित्ररंजन और विख्यात वकीलों ने न्यायालयों ने अपने उपाधि का बहिष्कार किया। इस अवधि में विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और होने के बाद चुनाव का भी बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए। हर तरह विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया। 1921 में मुंबई में जो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत इस हड़ताल के साथ ही हुआ। निर्जन सड़कें और बंद दुकानों ने राजदूत का स्वागत किया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल के कर्मचारियों तक फैल गया। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमन नीति का आंदोलन प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में फरवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। इस जुलूस में पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम स्वरूप वहाँ के जो जनता की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण वहाँ पे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 22 पुलिसकर्मी एक पुलिस अधिकारी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी काफी व्यथित हुए और उन्होंने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया। 22 फरवरी 1922 को ये 2 वर्ष आंदोलन को समाप्त किया गया। असहयोग आंदोलन ने समाप्त किया गया और जिसके कारण गांधी जी पे बंदी लगाई गई और उन्हें कारावास के लिए भेजा गया। गांधी जी को फिर बंदी बनाया गया, कारावास के लिए भेजा गया, उनको राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन 6 वर्ष का दंड सुनाया गया। कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत के लेकर उन्हें रिहा किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी किए। इसमें प्रमुख विदेशियों का प्रसार, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश। इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हो गया। हमने फिर आज देखा गांधी जी का युग देखा 1947 से 1947 में गांधी जी का हमने आधा इस लेसन में आज हमने इतना सीखा। धन्यवाद।